So, management of working capital. किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। बात समझ लीजिए। अगर उसकी वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो वो बिजनेस 100% फेल होगा। 99 भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट सिर्फ एक बार में लिया जाने वाला डिसीजन नहीं है कि एक बार ले लिया काम खत्म हो गया। ये वो डिसीजन है जो डेली बेसिस पर आपकी बिजनेस को इंपैक्ट करेगा। इसे समय समय पर रिव्यू करना होगा, कंट्रोल करना होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बार लिया, चलो काम खत्म। किसी बाहर वाले को भी लाके बैठा के उससे डिसीजन लेवा लिया और अब अपना बिजनेस चला लिया। वो समझदार व्यक्ति था, उसने आपको डिसीजन सही दे दिया कि यहां इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अब डे टू डे ऑपरेशन के लिए क्या करना है? कब तक बाहर वालों पर डिपेंडेंट रहोगे? ये तो आपको ही मैनेज करना होगा ना। बात समझ में आई? यानी किसी भी बिजनेस का सक्सेस और फेलियर जो डिपेंड करता है वो वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अब वर्किंग कैपिटल के मेजर अगर मैं बात करूं तो 4 एलिमेंट है मेजर। ठीक, कैश है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, पेएबल है। सो जनरली आप जब वर्किंग कैपिटल वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। मैंने वर्ड बोला जनरली। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और ये फिगर जनरली पॉजिटिव ही होता है। लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे किसी किसी बिजनेस में ये नेगेटिव भी आ जाता है। कब बताएंगे आपको। मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। करंट लायबिलिटी इतनी, उधारियां इतनी है, ले रखी हैं आपने या मिलती हैं आपको, और आप उधारी देते ही नहीं है। कैश रखने की जरूरत ही नहीं है, इन्वेंट्री ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल, डिपार्टमेंटल स्टोर बेचता सब कैश में, इन्वेंट्री लिमिटेड रखता है, खरीदता सब उधार में, एक एक दो दो महीने की उधारी पर। पढ़ेंगे आगे जाके, वहां नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी आ जाती है। यानी आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं, पैसा कहीं से लाने की जरूरत ही नहीं है उसमें। शॉर्ट टर्म से सब कुछ चल जाएगा, ब्याज पे पैसा लाने की जरूरत ही नहीं। तो नॉर्मली वर्ड इसलिए लगाया। अच्छा, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटाते हैं तो उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं या नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं? लेकिन जब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी नहीं घटाएंगे तो उसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यानी जब मैं वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूं तो उसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल है, लेकिन जब मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूं तो उसका मतलब करंट एसेट्स है। So working capital management is the management of all aspect of both current assets and current liabilities. सबका मैनेजमेंट है ये। इसलिए हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा मैनेजमेंट ऑफ कैश पर, एक पढ़ेंगे चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर, एक पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल पर। यानी चैप्टर 8 मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, चैप्टर 9
मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल, चैप्टर 10 मैनेजमेंट ऑफ कैश। हो गए 4 चैप्टर। और चैप्टर 7 जो अपन अभी पढ़ रहे हैं वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ओवरऑल। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के सभी एस्पेक्ट्स का मैनेजमेंट है, और इसमें हम इंसॉल्वेंसी की रिस्क को मिनिमाइज और हमारी एसेट्स के रिटर्न को मैक्सिमाइज करने पर ध्यान देते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, बच्चों मेरा ऑडियो प्रॉपर आ रहा है, स्क्रीन विजिबल है? यस 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 सर। सर। बच्चे सिर्फ 8 रह गए, बताओ क्या करूं इन बच्चों का मैं? कितनी क्लासेस ले लो इनके लिए? एग्जाम में ही देके आ जाता हूं इनका, फीस तो जमा करा ही दी इन्होंने। सो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी को मिनिमाइज करेंगे और रिटर्न ऑन एसेट को, रोटा को मैक्सिमाइज करना, यही हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, जिसमें हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के सभी एस्पेक्ट को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या वर्किंग कैपिटल डिफरेंस है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का? करंट एसेट में 3 चीजें हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। करंट लायबिलिटी में पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों करंट एसेट्स के लिए हमें फंड की जरूरत पड़ती है, राइट, जबकि करंट लायबिलिटी के हमें फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, यस तो यहां पर इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश, फंड चाहिए। कैश हमारे पास रखना है, बैंक में बैलेंस रखना है, इन्वेंट्री रखनी है, रिसीवेबल में उधारी देनी पड़ेगी, सेल्स क्रेडिट पे करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यहां पर फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वहां फंडिंग मिलेगी। यानी अगर आपने उधार में माल खरीद लिया तो बिना ब्याज का पैसा आपके पास पड़ा है, बिना ब्याज का पैसा आपके पास पड़ा है। बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, ब्याज पे पैसा आपके पास पड़ा है, बट पड़ा तो है, प्रोवाइड फंडिंग। अब बात को समझना, वर्किंग कैपिटल में जो भी पैसा आपका लगा उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो है। वो पैसा जो भी आपका लगा है, या तो आपने शॉर्ट टर्म लोन्स ले रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फैसिलिटीज जिन पर ब्याज देना होगा, या आपने अपना ओनर फंड लगा रखा है, यानी अपनी इक्विटी या डेब्ट में से कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि जहां ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स को वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर देती है कई बिजनेस एंटिटी। सो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल हैज अ कॉस्ट which can be expressed either as पहला कॉस्ट ऑफ फंडिंग, यानी अगर अपन ने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया या शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज कहीं से अरेंज करी ब्याज पर,
ओवरड्राफ्ट लिया, कैश क्रेडिट लिया। लॉन्ग टर्म में भी आप समझना जरा, लॉन्ग टर्म का भी पैसा है तो फंडिंग की कॉस्ट तो है ना। डेब्ट लाए, बोरोइंग लाए लॉन्ग टर्म की, और वो पैसा आपने वर्किंग कैपिटल में लगा दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है। अब आपने अगर अपना घर का पैसा यानी इक्विटी का पैसा लगाया है, तो भाई इक्विटी भी तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे, चैप्टर 17 पढ़ेंगे ना अपन। इक्विटी भी तो एक्सपेक्टेशन करेंगी, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनके लिए आपको पैसा कमाना है, क्योंकि आपने उनका पैसा लॉन्ग टर्म में ना इन्वेस्ट करके वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। दोनों बातें समझ में आ गई? अब वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लोज क्या रिलेशनशिप है? वर्किंग कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट है जो कैश फ्लो को इंपैक्ट करता है। अब एक मजेदार बात सुनना, जब बिजनेस में प्रॉफिट आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से निकलकर आते हैं, मैंने रिपीट करा, बिजनेस में जो प्रॉफिट एक पीरियड के निकलते हैं ना भाई, जैसे 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 25, बात समझ में आ गई आर्यन? इस साल का आपने प्रॉफिट निकाल लिया। अब वो प्रॉफिट जो है वो अक्रूवल बेसिस पर आया है। किस पर आया है? अक्रूवल। यानी आपका प्रॉफिट अगर $50,000 बोल रहा है, तो ये मत समझ लेना आपकी जेब में $50,000 पड़े होंगे। यानी आपने जो कमाया है वो जेब में आया नहीं आया, उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप अक्रूवल बेसिस पे प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करते हो। तो मेरी बात को समझना, प्रॉफिट जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से डिराइव करे हैं, उनमें आप जब वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो यह पता लगता है कि हमारा ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, जो भी लेना है। मैं काम करता हूं, प्रॉफिट एक बार समझाने के लिए, बिफोर टैक्स ले लेता हूं। ठीक है, यानी टैक्स से पहले, या चलो छोड़ो, अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह नहीं पढ़ते, अपन तो समझते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये एक्रूअल बेसिस पर आ गया। अब इसमें आप ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट कर दो, जो आपने पी एंड एल में लिख दिए हैं। दोज डिडक्टेड while arriving at प्रॉफिट। ये मैं जान से अलग अलग तरह से हर बार समझाता हूं, जैसे आप दूसरी बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको कभी, तो जो आपने इस प्रॉफिट को, ऊपर वाला जो प्रॉफिट है उसको निकालते वक्त डिडक्ट कर दिया था, और वो उससे आपका कैश ना तो आ रहा था ना जा रहा था, डेप्रीशिएशन हुआ, लॉस ऑन सेल हुआ, राइट, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। जनरली डेप्रीशिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ जनरली नॉन करंट एसेट, ये दो चीजें ज्यादा से ज्यादा, जनरली डेप्रिसिएशन।
लेस कर दीजिए नॉन कैश एंड नॉन, बस अभी एक बार नॉन कैश ही करो, नॉन कैश इनकम। वैसे तो नॉन ऑपरेटिंग भी घटती है, एंड नॉन ऑपरेटिंग, वो यहां से हट जाती है एक बार के लिए। अच्छा, इस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में टैक्स आप जोड़ देते हैं, एक बार ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर लो। नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को वापस से आप लेस कर दीजिए। जो नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेशन से नहीं आई है, यानी आपने कमाई नहीं है, आपने ट्रेड करके नहीं कमाई है, भले कैश में आ गई बट यहां से हटाओ। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो यहां से हट जाएगा, कैश में आया जरूर है बट यहां से हट जाएगा, और अलग से एक दूसरी एक्टिविटी में चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। आपने अपनी प्रीमाइसेस रेंट पे चढ़ा दी कुछ और किराया आ गया, कैश में आ गया, वो नॉन ऑपरेटिंग है बट एक बार आप उसको ऐड कर यहां से हटा दो, लेस कर दो, और नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले आओ। कारण क्या, मैं कुछ समझाने जा रहा हूं आपको। ये करने के बाद जब आएगा तो उसे आप मालूम क्या बोलोगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। यानी आपने इस साल अपने ऑपरेशन से इतना कैश जनरेट किया। नहीं, अभी कैश फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आएगा, ये कहलाता है, ये किताब, सॉरी मैं गलत बोल गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जो किताबें कहीं नहीं बताएंगी आपको। अब आप ऐड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कर दो, लेस वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज होने से आपका पैसा बढ़ता है। यानी करंट एसेट में अगर इन्वेस्टमेंट कब हुआ तो आपका पैसा रिलीज हुआ, लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये जब दोनों एडजस्टमेंट आपने कर दिए तो ये कहलाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन। यानी आपने इस साल अपना ऑपरेशन में इतना कैश जनरेट किया। मतलब जो ट्रेड करके कमाया आपने, कैश जेब में आ गया जो आपके। अब इसके बाद आप यहां पर, ये मैंने आपको एफआर का टॉपिक पढ़ा दिया। अब आप लेस कर दो इंटरेस्ट पेड, जो आपने एक्चुअल में अपने लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट पे करा, वो यहीं घटा दो, क्योंकि आपको कमाना इसी पैसे से था इसलिए घटाना, अब नीचे अलग से घटाना पड़ेगा। और टैक्सेस पेड ये घटा दो। ये जो आता है दिस इज कॉल्ड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कुछ याद आ गया आप लोगों को? एफआर नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको भी याद आ गया क्योंकि आपने 12th क्लास में पढ़ा था ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक बात बताएं, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें इंटरेस्ट पेड यहां नहीं घटता, इंटरेस्ट पेड आपकी फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होता है, जबकि यहां पर हम लोग इंटरेस्ट पेड यहीं घटा देते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालते हैं। अच्छा, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो आपका आपने यहां घटा दिया है, वो इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कहलाएगा। तीन होती हैं, एक ऑपरेटिंग का इनफ्लो, ये है मेरा
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी जो मेरा बिजनेस है उससे जो मैंने कैश जनरेट करा। लेकिन अगर मैंने, मान लो मेरा बिजनेस तो है, मान लीजिए टीचिंग का, और मैंने कहीं पर किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, तो उससे जो मेरे को डिविडेंड आ रहा है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया होगा, इसलिए मैं यहां से हटा देता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और उसे एक दूसरी एक्टिविटी में जोड़ देता हूं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट करने से कमाई आई। मेरा काम है पढ़ाने का, टीचिंग इज माय ऑपरेशन। और तो मेरे लिए बेसिकली क्या है, टीचिंग से आने वाली फीसेस मेरी रेवेन्यू, ऑपरेशन एक्टिविटी है, टीचिंग में लगने वाले खर्चे मेरे ऑपरेटिंग खर्चे हैं। तो अब उससे जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो प्रॉफिट एक्रुअल बेसिस पर होगा, तो उसको कैश बेसिस पर कि भाई एक्चुअल में कैश का फ्लो कितना है। यानी आपको समझ में आ गया, मुझे वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब कभी भी मुझे ये देखना है कि मैंने कैश कितना जनरेट करा। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बेसिकली रिलेटेड होती हैं हमारे ऑपरेशन से ही। रिसीवेबल, पेबल, कैश, इन्वेंट्री किससे रिलेटेड है? ये सब हमारे ऑपरेशन से, बट सिर्फ इसलिए ये पैदा हो रही है क्योंकि हम एक्रुअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इनका एडजस्टमेंट करते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन आता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात बच्चों? इसलिए हमने ये पहली लाइन बोली, वर्किंग कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट विच इफेक्ट कैश फ्लोस। एक लाइन को पढ़ाने के लिए मैंने इतनी बड़ी रामायण गाई। जब आप इन्वेंट्री परचेस करते हो तो कैश पे करना पड़ता है उसे खरीदने के लिए, पैसा जाएगा, आउटफ्लो। रिसीवेबल जो होते हैं बेसिकली वो हैं जो आपने गुड सेल किया उसकी कॉस्ट, या जो आपने सर्विसेज दी अपने कस्टमर को उसकी कॉस्ट। अब रिसीवेबल तो एक तरह से आपका फिनिश गुड्स है, जो माल बन के तैयार होकर आपने बेचा या सर्विसेज आपने दी। तो उसमें तो मटेरियल भी लगा हुआ है, उसमें लेबर भी लगी हुई है, उसमें खर्चे भी लगे हुए हैं, हाँ या ना? सो रिसीवेबल रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ सेलिंग गुड और सर्विसेज टू कस्टमर, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर वगैरह सब शामिल है। और बिल्कुल सही बात, आपका जो वर्किंग कैपिटल में कैश ब्लॉक होता है, टायर्ड अप हो जाता है, रुक जाता है, पड़ा रहता है, बेसिकली वो रिड्यूस हो जाता है उस अमाउंट से जो इन्वेंट्री आपने उधार में ली है, यानी पेबल। The cash tied up in working capital is reduced to the extent that inventory is financed by trade payable. ठीक है? If supplier give a firm a credit period, the firm's cash flows are improved and working capital is reduced. बात समझ आ गई? अब मैं चाहता हूं महक जरा ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ो और वर्किंग कैपिटल का बैलेंसिंग एक्ट पढ़ो। प्लीज ये पीपीटी पढ़ के दिखाओ। Yes, sir. The objective of working capital management. The main objective of working capital management is to get the balance of current assets and current liability rights. Working Capital Balance Act. Liquidity. Ensuring current assets are sufficiently liquid to minimize the risk of insolvency. Profitability. Investing in less liquid assets in order to maximize return. For example, cash is a current account in liquid but does not earn profit. The cash could be transferred to a deposit account to earn money, but the cash may be less accessible there, hence less liquid. The balancing act can also be seen as the trade off between cash flow versus profit.
ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है कि वो अपनी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में एक सही बैलेंस बनाए। तो आज वर्किंग कैपिटल का बैलेंसिंग एक्ट क्या कहता है कि लिक्विडिटी भी मेंटेन हो और प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। अगर इसमें आपने सही बैलेंस बना लिया तो आपकी विन विन सिचुएशन है, आपकी सक्सेस तय है। लिक्विडिटी क्यों रखनी है ये समझो आप। ये इंश्योर करने के लिए कि करंट एसेट्स जो हैं वो इतनी है कि हमें कभी भी इंसॉल्वेंसी की रिस्क नहीं रहेगी। यानी लिक्विडिटी का मतलब है इंसॉल्वेंसी की रिस्क कम होना। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तभी ज्यादा होती है जब आप लेस लिक्विड एसेट में पैसा लगाते हो। एक बात, उसका रीजन बताता हूं। आपने कैश अपनी सेफ डिपॉजिट में रखा हुआ है, वो कभी कुछ कमा के नहीं देगा, और पड़े पड़े इन्फ्लेशन के कारण उस पैसे की परचेजिंग पावर भी गिरती जाएगी। आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लॉकर में रख दिए थे और लॉकर की चाबी बंद कर दी, सोचो आज वो 5 लाख रुपए जो हैं उसकी कीमत 5 लाख भी नहीं रही है। हाँ या ना? क्योंकि उस समय के 5 लाख 5 साल बाद आज की कीमत 4 लाख भी नहीं रही होगी उसकी। वही पैसा अगर हमने कहीं लगा दिया होता, बैंक में डाल दिया होता, तो ब्याज तो आता। कोई मशीनों में डाल दिया होता तो कमाई तो आती। किसी लैंड में डाल दिया होता तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलता। क्या आपको ये बैलेंसिंग एक्ट समझ में आ गया? लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। आर्यन है भी कि नहीं? कितने बचे? 6 यस 7 सर, यस सर। हो? तो बताओ लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी वर्किंग कैपिटल के लिए क्या बोलोगे आप? लिक्विडिटी क्या चीज है कि आपको अपनी इंसॉल्वेंसी की रिस्क मिनिमाइज करनी है। बोलो। इंसॉल्वेंसी की रिस्क मिनिमाइज करनी है। और वो कैसे मिनिमाइज होगी? कि अपने पास जो करंट एसेट है वो सफिशिएंटली लिक्विड फॉर्म में हो। हाँ भरो ना यार आर्यन कुमार। यस सर, यस सर। अब मुझे एक बात बता, प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपने लिक्विड फॉर्म में अपनी सारी एसेट रख ली तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा कब आती है? जब आप लेस लिक्विड फॉर्म में अपनी क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। यस सर। उसका एग्जांपल दे दिया, कैश इन अ करंट अकाउंट। अच्छा एक बात बता दूं, करंट अकाउंट में आप जो कैश रखते हो ना उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, उसको डिपॉजिट में रखना जरूरी है। अरे बैंक में अगर करंट अकाउंट खोल के पैसा रखोगे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक में आपने एक एफडी खोल के पैसा रखा तो उसमें ब्याज मिलेगा। एग्जाम्पल बता दिया। करंट अकाउंट में पैसा आज पड़ा है, बैंकिंग में आप कभी भी, आजकल तो 24 घंटे फैसिलिटी है, पैसा निकाल सकते हो। लेकिन डिपॉजिट अकाउंट में पड़ा है तो वो उतना लिक्विड नहीं है, आपको जाके डिपॉजिट ब्रेक करवानी पड़ेगी, तोड़वानी पड़ेगी, वो लेस लिक्विड है। तो बेसिकली बैलेंसिंग एक्ट जो होता है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ, बैलेंस कर रहा है कैश फ्लो और प्रॉफिट को। यानी अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाने होते हैं तो कैश से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कैश बढ़ाना होता है तो प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आपको एक ट्रेड ऑफ बैठाना है, दोनों के बीच में एक क्या करना है, एक तराजू में रख के उनको बैलेंस करना है कि भाई आप चाहते क्या हो। तो बोले आप उस लेवल पर पहुंच जाओ जहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों में ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज तो करना है बट एक लेवल तक, जिससे प्रॉफिट भी अच्छे से अच्छे हो और इंसॉल्वेंसी की रिस्क भी ना हो। चलिए
ये वाली पूरी पीपीटी यश तुम पढ़ दो। Current assets are a major financial position statement item and especially significant to smaller firms. Mismanagement of working capital is therefore a common cause of business failure. Example, inability to meet bills as they fall due, demand on cash during periods of growth being too great, overtrading, overstocking. Working capital management is a key factor in an organization's long-term success. The trade-off between liquidity and profitability and its role in determining a business overall investment in working capital is fundamental to your understanding of working capital management for the examination. समझ में आई बात? आपसे इसलिए पढ़वा रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से पढ़ते वक्त बाकी लोग कंसंट्रेट करें। करंट Yes, sir. एसेट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, ये मैंने बोला ही था। और जनरली छोटी फर्म के लिए, देखो बड़ी फर्म में तो क्या होता है, हम प्रोफेशनल्स हायर करते हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। यानी आप जैसे लोग जो प्रोफेशनल बन जाओगे तो आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन अब आप सोचो, अगर आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस क्लास फैमिली से हैं तो उनको उतना नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज होगा बिजनेस का, लेकिन जो कहते हैं ना, बिजनेस ग्रो कब करते हैं, जब आपको एक बढ़िया नॉलेज होता है। यानी आप बिजनेस में एक एक रुपए, अ पेनी सेव्ड अ पेनी मनी पेनी अर्न, यानी आप जब पैसा बचाना सीख जाते हो बिजनेस में तो पैसा कमाना सीख जाते हो। ठीक है, तो बोलता है मिसमैनेजमेंट अगर आप वर्किंग कैपिटल का करोगे तो वो आपके बिजनेस फेलियर का एक मेजर कारण है। ठीक है, Yes, sir. फिर इनएबिलिटी टू मीट बिल एज दे फॉल ड्यू, पैसा मीट डिमांड ऑन कैश ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ बीइंग टू ग्रेट, ठीक है। Yes, sir. जब पैसा ही नहीं होगा तो ग्रोथ कहां से करोगे, जिसको अपन ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Over trading. फिर ओवर स्टॉकिंग से भी आप बिजनेस फेल हो जाता है आपका, ज्यादा स्टॉक रख लिया तो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ की फैक्टर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की फैक्टर है किसी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस का। आपको लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ बैठाना है। ठीक, बात खत्म। अब जरा ये स्लाइड रीड आउट कर दीजिए, महक तुम पढ़ दो। महक पढ़ो, है ही नहीं महक। यश तुम ही पढ़ दो। Yes, sir. Profitability versus liquidity. The decision regarding the level of overall investment
in working capital is a cost-benefit trade-off, liquidity versus profitability, or cash flow versus profit. Cash flow versus profit. It is worthwhile stressing the difference between cash flow and profits. Cash flow is as important as profit. Unprofitable companies can survive if they have liquidity. Profitable companies can fail if they run out of cash to pay their liabilities. Example, wages amount due to suppliers, overdraft, interest, etc. Some example of transactions that have this trade-off effect on cash flow and on profits are as follows. First, purchase of non-current asset for cash. The cash will be paid in full to the suppliers when the asset is delivered. However, the cost will be charged to profit gradually over the life of the asset in the form of depreciation. Sale of goods on credit. Profit will be credited in full once the sale has been confirmed. However, the cash may not be received for some considerable period afterwards. With some payments, such as tax, there may be a significant timing difference between the impact on reported profit and the cash flow. So बेसिकली जो आपका डिसीजन होता है वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को लेकर, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो आपका डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है, वो किसी पे डिपेंड करता है, कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ, कॉस्ट बेनिफिट। वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखने में कॉस्ट लगेगी, वर्किंग कैपिटल कम रखने से बेनिफिट होगा, करंट पैसा कहीं और जगह लगेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ मतलब लिक्विडिटी की तो कॉस्ट होती है, प्रॉफिटेबिलिटी का बेनिफिट होता है। इसका मतलब आपको कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट के बीच में देखना है। सो बेसिकली आपके पास खूब अच्छे प्रॉफिट हैं तो वो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट के साथ साथ कैश फ्लो भी देखना जरूरी है। अच्छा, खूब अच्छा कैश फ्लो है तो भी खुश होने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट भी देखने की जरूरत है। खूब सारा कैश तो हो सकता है ना, बैंक से लोन लाके बैठ जाओ। यानी आपको ये देखना है कि आपका जो कैश आपके पास है वो कहां से आया है, आपका जो कैश है वो कहां से आया है। कमा के आया है, उधार से आया है। तो एक बात बताऊं, कमाया हुआ जो कैश है वो आपके लिए बिजनेस में ग्रोथ लाता है, उससे बिजनेस में शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है। हाँ, नो डाउट, उधार में जो पैसा लाओगे या इक्विटी से पैसा रेज करोगे और जब वो इन्वेस्ट करोगे तो उससे कमाई आएगी, बट उनको भी तो कमा के देना पड़ेगा। कई बार प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां भी फेल हो जाती हैं, कैश मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो तो। और कई बार कंपनी के पास कैश बहुत है, वो भी फेल हो जाते हैं अगर क्या नहीं हो, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हो, प्रॉपर पैसे को ढंग से यूज नहीं करा हो तो खत्म। ये 3 एग्जांपल लिए, 3 एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर कैश। पहला, आपने 100,000 की एसेट ली, आपका 100,000 जीरो डे पर यानी आज की तारीख में जेब से निकल जाएगा, लेकिन उससे कमाई थोड़ा ना आएगी। अब कमाई तो धीरे धीरे, मान लो वो एसेट जो आप लेकर आए वो 10 साल में आपको यूज आएगी, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन उसके लिए माल बनाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, उसके बाद पैसा आएगा, राइट, प्रॉफिट आएंगे। उस प्रॉफिट को निकालते वक्त अब आप वो जो 100,000 का आपने जो एसेट लाए थे उसका चार्ज प्रॉफिट से आप कब करोगे? फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। यानी कैश तो 0 ईयर में गया, लेकिन प्रॉफिट पे इंपैक्ट आने वाले 10 साल में आएगा। मान लो 100,000 की एसेट है, 10 साल बाद उसकी रेजिडल वैल्यू 0 है और स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का, तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट 10 साल में आया, जबकि कैश पे इंपैक्ट 0 ईयर में आ गया। पहला एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. दूसरा, आपने क्रेडिट पे गुड्स बेचा। किस पे बेचा?
क्रेडिट पे गुड बेचते ही वो आपकी सेल हो गई, यानी सेल होते ही आप में जो प्रॉफिट कमाया था वो आपका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो गया। लेकिन अगर उधार में भी जब तक वो पैसा आएगा नहीं तब तक वो कैश में रियलाइज होगा नहीं। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा और आखिरी, कुछ पेमेंट्स होते हैं टैक्स वगैरह, राइट, जिसमें हमेशा सिग्निफिकेंट टाइमिंग होता है। टैक्स आप प्रॉफिट और लॉस में चार्ज तो कर लेते हो, बट उसका पेमेंट आप अगले साल में करते हो। एफआर में पढ़ा है या पढ़ोगे? हाँ या ना? और मैं तो कह रहा हूं एफआर छोड़ो, एफएम के अंदर ही अपन ने पढ़ा था टैक्स डेफर्ड, यानी करंट ईयर का टैक्स का पेमेंट अगले साल जाता है 1 साल बाद। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई? ट्रेड ऑफ का मतलब समझ में आ गया? Clearly, cash balances and cash flow need to be monitored just as closely as trading profits. जैसे आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मॉनिटर करते हो, वैसे ही आप अपने कैश फ्लोज को भी मॉनिटर करो। The need for adequate cash flow information is vital to enable management to fulfill this responsibility. तो अभी अपन ने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी में पहला पॉइंट। अब आगे और liquidity in the context of working capital mean having enough cash or ready access to cash to meet all payment obligation when these fall due। बिल्कुल सही। और मेन सोर्स लिक्विडिटी का क्या होता है? जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो तुरंत पैसा बेच के पैसा कैश में आ सकता है, या जो आपके ट्रेडिंग ऑपरेशन से आपका कैश इनफ्लो होने वाला है, यानी कैश सेल्स होने वाली है, या रिसीवेबल से जो पैसा आने वाला है, राइट, या जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपके पास पड़ी हुई है जो आपने अब तक यूज नहीं करी है, या आपके पास एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या कोई अदर रेडी सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा बोरोइंग। ये आपकी लिक्विडिटी की मेजर सोर्स हैं। यानी बैंक में पैसा रख लो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा पड़ा हुआ है, या ट्रेडिंग ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है या आता रहता है, आता है, कैश सेल होती रहती है, रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट होता रहता है, या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने ले रखी है जो अभी तक यूज नहीं करी है, या कोई एक्स्ट्रा बोरोइंग का कोई सोर्स आपके पास पड़ा हुआ है कि आप कहीं से पैसा ला सकते हो। तो ये सब आपके लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। The basis of the trade-off is where a company is able to improve its profitability but at the expense of tying up cash. तो ट्रेड का बेसिस क्या है? ट्रेड ऑफ का बेसिस क्या है? कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहती है लेकिन कैश टाई करके, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो कैश कहीं और लगेगा। कैसे? एग्जांपल देता हूं। आप अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे? बोले यार एक काम करो, बल्क में आप माल खरीद लो, बल्क में माल कैश पे खरीद लो, कैश चला जाएगा, लेकिन बल्क में माल कैश पे खरीदने पर आपको डिस्काउंट मिलेंगे जिससे आपकी कॉस्ट कम आएगी और अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही। ये तो हो गया कैश टाई कर दिया। इसमें क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में कैश लगा दिया। ठीक है। दूसरा, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी कम होगी। अगला, आपने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट दी। बहुत सारे एग्जांपल है तो मैं 2-3 एग्जांपल लेके लिख रहा हूं। आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट दी, उधार में माल बेच दिया। उधार में माल बेच दिया, ज्यादा माल बिकेगा, ज्यादा प्रॉफिट होंगे, लेकिन उधार में बेचा तो पैसा उधार में आने में समय लगेगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ऐसे सुनो, जो अब उल्टा बात समझाता हूं। अगर आपको लिक्विडिटी बढ़ानी है तो जो माल उधार में जिनको बेचा हुआ है उनको आप सेटलमेंट डिस्काउंट दे दो, कैश डिस्काउंट दे दो कि पैसा जल्दी दे दो, हम आपको डिस्काउंट देंगे। वो अगर हम उनको डिस्काउंट देंगे तो उससे क्या होगा? हमारे पास कैश तो आ जाएगा लेकिन हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। उल्टी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sometimes the opposite situation can be seen। हो गया ना अपोजिट, where a company can improve its liquidity position but at the expense of profitability। बता दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, ऑफरिंग एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टू कस्टमर। बच्चों चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट,
अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है उसके लिए आप कुछ पॉलिसीज बनाते हो। तो ये पॉलिसीज कुछ ऐसी हो सकती हैं, या तो आप एग्रेसिव पॉलिसी बनाओगे या कंजर्वेटिव, ये सबको डिपेंड करता है मैनेजमेंट की सोच पर। अच्छा एक बात बताओ, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी का मतलब क्या होगा? ऐसी सोचो, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी में आपके पास लिक्विडिटी कम रहेगी, यानी वर्किंग कैपिटल कम रहेगी। एग्रेसिव मतलब आप रिस्क लेने को तैयार हो लिक्विडिटी के साथ, कि कम लिक्विडिटी है चलेगा, कभी पोजीशन फंस सकते हैं इसके अंदर एग्रेसिव में, लेकिन कमाई अच्छी आती है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आती है एग्रेसिव में। कंजर्वेटिव, एग्रेसिव मतलब जो रिस्क लेके काम करने वाले होते हैं, कंजर्वेटिव जो रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो वर्किंग कैपिटल में पैसा पड़ा रहने दो, कैश बैंक में पड़ा रहने दो, करंट अकाउंटों के अंदर ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी रहने दो, जिसे कभी स्टॉक आउट नहीं हो। अच्छा स्टॉक आउट क्या होता है? कि कोई डिमांड आई और आप फुलफिल नहीं कर पाए, कमाई मारी जाएगी ना स्टॉक आउट में। ज्यादा इन्वेंट्री रख ली, स्टॉक आउट नहीं होगा, लेकिन पैसा ब्लॉक रहेगा। तो कंजर्वेटिव और एग्रेसिव, firm choosing to have a lower level of working capital then rival is said to have an aggressive approach। यानी आपके राइवल्स, आपके बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर जितनी वर्किंग कैपिटल रख रहे हैं, आपने अगर उससे कम रखी है तो आप ऑब्वियसली, यानी जो एक आइडियल वर्किंग कैपिटल किसी ट्रेड में चाहिए होती है, आप उससे भी कम लेके चल रहे हो तो आप एग्रेसिव हो। सर यस सर अपने को कैसे पता चलता है कि अपने जो राइवल है उनने लो वर्किंग ऑफ कैपिटल रखी भी है? अरे भैया जी, हम लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज की बात करें जिनका सारा डेटा जो होता है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होता है। ओके सर। ठीक है ना? क्योंकि हम बात ही बड़े कंपनियों की कर रहे हैं। हमने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना चालू करा था तभी पहले लेक्चर में ये चीज बोली थी कि हम छोटे बिजनेसेस के लिए हमें कोई फाइनेंशियल मैनेजर वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद सोचो, आपके आसपास आप नजर डालो, आपके सबके स्मॉल बिजनेसेस अगर हैं तो वहां पर आप और आपके फैमिली मेंबर ही बिजनेस चला रहे हैं। आर दे अ परफेक्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स? नो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली कहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? होता तो छोटे बिजनेस में भी है, बट छोटे बिजनेसेस के अंदर वो बहुत ही कह सकते हो आप अनऑर्गेनाइज फॉर्म में अपने पर्सनल स्किल, पर्सनल नॉलेज, इन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे आपको प्रोफेशनल्स से इक्विप्ड होना पड़ता है, प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं, और उन्हीं का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है? तो आप अच्छा ये भी मत समझना कि भाई छोटे बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना ही नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल होता है, तभी तो कई छोटे बिजनेस सक्सेस भी खाते हैं और फेल भी होते हैं। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स का बिजनेस अगर संभालना चाहते हैं और ढंग से अगर आपने पढ़ लिया तो आप अपने पेरेंट्स के बिजनेस को वैसे ही अच्छा पहुंचा देंगे, क्योंकि आपने उसको ग्रो क्यों कर दिया? ग्रो कैसे कर दिया? क्योंकि आपने मैनेजमेंट सही करा। आपको आता था उसका मैनेजमेंट, आता तो उनको भी था, लेकिन जितना अच्छा आपको आएगा उतना उनको नहीं आता था। और नो डाउट सिर्फ किताबें पढ़ लेने से नहीं आ जाता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है, व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। एग्रेसिव अप्रोच विल रिजल्ट इन लोअर वर्किंग कैपिटल फंडिंग कॉस्ट। बिल्कुल, एग्रेसिव अप्रोच में आपकी वर्किंग कैपिटल कम होगी तो उसकी कॉस्ट भी कम लगेगी, लेकिन रिस्क ज्यादा रहेगी। कंजर्वेटिव अप्रोच विल रिजल्ट इन हायर वर्किंग कैपिटल फंडिंग कॉस्ट, बिल्कुल, और उसमें रिस्क कम होगी। अब एग्रेसिव अप्रोच में हाई रिस्क क्यों होती है? अ लो वर्किंग कैपिटल बैलेंस कम्स फ्रॉम हैविंग लो रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री एंड और हाई पेबल। बिल्कुल सही भाई। लोअर वर्किंग कैपिटल कब होगी? जब आपके रिसीवेबल कम होंगे, जब आपकी इन्वेंट्री कम होगी और आपके पेबल ज्यादा होंगे। अब सुनो, रिसीवेबल कम है इसका मतलब आप या तो उधार में माल बेच नहीं रहे हो, या रिसीवेबल कम है इसका मतलब आप सामने वाले को डिस्काउंट दे के पैसा फटाफट ला रहे हो।
इन्वेंट्री कम है तो हो सकता है आपका, अच्छा पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया, रिसीवेबल कम होने से क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा, कम माल बिक रहा है तो कम प्रॉफिट आएंगे, जल्दी पैसा लाने के चक्कर में आप रिसीवेबल कम कर रहे हो तो उसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट आपकी कॉस्ट हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। हाई पेबल, अगर आपके पेबल्स हाई हैं तो आप उनको पैसा देने में डिले कर रहे हो, टाइम से भी ज़्यादा डिले कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो आने वाले फ्यूचर में आपको क्रेडिट देंगे नहीं, उधारी देंगे नहीं, या देंगे तो कॉस्ट बढ़ा के देंगे। आप जिससे भी उधार मांगते हो हमेशा थोड़ा महंगा ही देगा आपको। ऑफरिंग शॉर्ट क्रेडिट term to customer will reduce receivable level, but this can be risky as it may leave the company in a less competitive position with customer looking elsewhere for supplier who will offer them more generous credit। बिल्कुल सही। कीपिंग इन्वेंट्री लेवल लो कैरी द रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, बता ही दिया मैंने आपको, वेयर अ कंपनी इज नॉट एबल टू फुलफिल डिमांड एज इट हैज रन आउट ऑफ अवेलेबल स्टॉक। Delaying payment to supplier will raise payable balance and reduce working capital, but run the risk of upsetting supplier, which could lead to them restricting supply or supply at high cost। अब अपन पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल का और ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या रिलेशन है। अगर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा है, अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा है, कैश ज्यादा है और आपके अकाउंट पेबल कम है, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ओवर कैपिटलाइजेशन है। यानी पेबल कम होना और कैश ज्यादा होना, रिसीवेबल ज्यादा होना, इन्वेंट्री ज्यादा होना, मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन। ये भी अच्छी बात नहीं। अब ओवर ट्रेडिंग क्या है वो समझना। जो कैश फ्लो होता है वो किसी भी एक बढ़ते हुए बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, थ्राइविंग बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस। अगर आपका वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो आपके लिए असेंशियल है टू मेंटेन कंट्रोलिंग बिजनेस कैश फ्लो, कंट्रोल ऑफ बिजनेस कैश फ्लो। बिल्कुल सही। मैनेजमेंट को पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का एक ऐसा ट्रेड ऑफ हो जिसमें वो विन विन सिचुएशन में रहे। एग्जांपल देता हूं, हेल्थी ट्रेडिंग ग्रोथ, आपकी ट्रेडिंग ग्रोथ अगर है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन साथ के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, नॉन करंट एसेट में भी बढ़ेगा और वर्किंग कैपिटल में भी बढ़ेगा। सो अगर हम ओवर कैपिटलाइजेशन के कॉन्ट्रास्ट में देखें, जहां पर हमारे पास सब कुछ एक्सेस था, क्या था, कैश भी ज्यादा था, रिसीवेबल भी ज्यादा थे, इन्वेंट्री भी ज्यादा थी, अब ऐसा नहीं होगा। अगर नहीं है तो फिर वो ओवर ट्रेडिंग की सिचुएशन है और उसके कारण आपके बिजनेस में ट्रबल आएगी। आपकी ग्रोथ हो रही थी, आपने माल खरीद के लिया है उधार में, लेकिन अब आप दे नहीं पा रहे हो, पैसा ही नहीं देने के लिए, फंस गया पैसा, रिसीवेबल में फंस गया, उधारियां दे नहीं पा रहे हो, खत्म। एग्जाम में आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग पूछेगा कि भाई ओवर ट्रेडिंग है या नहीं है, तो आप ये सब चीजें देख लेना। 1 2 3 4 पढ़ो ये चारों पॉइंट। ये चारों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी ओवर ट्रेडिंग हो रही है। आपका रेवेन्यू अगर तेजी से बढ़ जाए, 100,000 से रेवेन्यू आपका 160,000 हो गया, 60% से रेवेन्यू बढ़ गया करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में, तो आप मान के चलना ये सिम्टम है ओवर ट्रेडिंग का, पहला सिम्टम है।
तो आपको जब ओवर ट्रेडिंग पे कमेंट करना है तो रेवेन्यू का ट्रेंड देखना है। बोलो मेरे साथ, क्या देखना है, किसका ट्रेंड देखना है? रेवेन्यू का। दूसरा, आपके जो वर्किंग कैपिटल के डेज जो अपन अभी निकालना सीखेंगे कैसे निकलते हैं, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज। पहले आपके वर्किंग कैपिटल के डेज ऑपरेटिंग साइकिल जिसे अपन बोलेंगे वो 40 दिन थी, वो 70 दिन हो गई, 60 दिन हो गई। पढ़ेंगे अभी अपन ये सब। तो आपके अगर वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अलार्मिंग है आपके लिए। क्या ओवर ट्रेडिंग की सिचुएशन है। और आप जो अपनी एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं वो बेसिकली उधार वाला पैसा लगा रहे हैं, फाइनेंस बाय क्रेडिट। और चौथा और आखिरी, आपके लिक्विडिटी रेशियो यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो गिर जाएंगे, बड़ी तेजी से गिर जाएंगे। तो चारों बातों का ध्यान रखना ओवर ट्रेडिंग के सिम्टम के लिए। अब अपन पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल रेशियोज। पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने, जिन्होंने एफआर पढ़ा है। अरे मैं तो कह रहा हूं सबने ही पढ़ा हुआ है 12th क्लास में यार। चलो प्लीज आप 10 मिनट्स का ब्रेक दे सकते हैं क्या? बेटा 1 घंटे बाद ब्रेक किस लिए चाहिए आपको? लेट मी नो। फिर एक्चुअली आज संडे है तो हमारे हॉस्टल में खाना 1:30 तक मिलता है, तो मैं बस लेके आ जाऊंगी इसलिए। चलो भाई 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं अपन, पॉज कर लेते हैं बस। थैंक यू सर। एग्जैक्ट 10 मिनट्स। यस सर। सो वर्किंग कैपिटल रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो जनरली दो मेजर हैं, एक है आपका करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो, जो आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा था। आपकी शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी को असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए आप इन रेशियोज को निकालते हैं। जनरली ये रेशियो जितने हाई होते हैं उतनी लिक्विडिटी ज्यादा बढ़िया होती है, बट ज्यादा हाई होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये आइडियल होने चाहिए। अब कितना होने चाहिए ये सब बातें बात की है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं यार आइडियल 1.5 से 2 तक का करंट रेशियो होना चाहिए, यानी 1.5:1 या 2:1 तक के बीच का कोई रेशियो है तो वो आइडियल है। उससे ज्यादा है तो मतलब वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। अगर कम है तो लिक्विडिटी हैम्पर हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भले बढ़ जाएगी लेकिन लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म में इंसॉल्वेंसी का खतरा बढ़ रहा है। इसी तरह से क्विक रेशियो के लिए आइडियल जो पहले यानी 1 भी है और कुछ लोग 0.67 भी बोलते हैं, यानी 0.67 से 1 की रेंज है। बट फिर मैं रिपीट करूंगा, ये जो आइडियल मैंने बात बोली ये सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है और वो स्टैंडर्ड अपने आप, वो बेंचमार्क अपने आप इंडस्ट्री सेट कर देती है। आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, करंट रेशियो क्या होता है ये समझ लो। आपको ये बताता है कि आपकी कितनी करंट एसेट्स हैं जो करंट लायबिलिटी से फाइनेंस्ड हैं। मेजर हाउ मच ऑफ द टोटल करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटी। रेशियो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट एसेट है 20,000, करंट लायबिलिटी है 10, तो आप बोलोगे 2:1, यानी कि हर एक 2 की करंट एसेट में एक 2:1, यानी 2 में से एक तो करंट लायबिलिटी से फाइनेंस है, बाकी एक कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा।
हाँ, ये रेशियो अगर 2:1 की जगह 1:1 है, इसका मतलब पूरी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से फाइनेंस है। और अगर ये रेशियो 2:1 1:1 से भी नीचे है, इसका मतलब आपकी तो करंट लायबिलिटी ज्यादा हो गई है करंट एसेट से। खत्म। क्विक रेशियो, जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, वो था हाउ वेल करंट लायबिलिटीज आर कवर्ड बाय लिक्विड एसेट्स। आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो लिक्विड एसेट से कितनी बैकड हैं। करंट लायबिलिटी अपनी लिक्विड एसेट से कितनी बैकड है। वर्ड देखो जरा, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरी जो लायबिलिटीज हैं उनको कवरेज कितना है लिक्विड एसेट से। और लिक्विड एसेट में मतलब इन्वेंट्री को हटा दीजिए, बिकॉज इन्वेंट्री इज नॉट लिक्विड। यानी कैश और रिसीवेबल, कैश जो जेब में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, रिसीवेबल जो पैसा आने में ही है, ये पैसे से आप अपनी करंट लायबिलिटी का पेमेंट करना चाहते हो, क्योंकि इन्वेंट्री का तो पैसा आने बिकने में आने में पैसा टाइम लगेगा। और जनरली आप क्विक रेशियो तब निकालते जब आपका इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड ज्यादा होता है। इसलिए दोनों रेशियो निकाल के देख लेने चाहिए। अगर इन दो रेशियो में ज्यादा गैप आ रहा है, इसका मतलब इन्वेंट्री ज्यादा है, तो क्विक रेशियो ज्यादा बेटर रहेगा करंट रेशियो से। निकालते दोनों ही रेशियो जिससे आपको पता लग जाए। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी, जनरली 1:1 आइडियल होता है। मैंने कहा ना, अ मेजर ऑफ 1:1 मींस कंपनी इज एबल टू मीट एग्जिस्टिंग लायबिलिटी इफ दे फॉल ड्यू एट वंस। यानी लायबिलिटीज को हम तुरंत पे कर पाएंगे हमारी एसेट से, करंट एसेट से, इन्वेंट्री के अलावा। अगला टॉपिक, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब आपकी जेब में कैश आकर वापस चला जाए, यानी जिस दिन निकला उस दिन से वापस कब तक आ गया। निकलेगा कब? जब आप अपने पेबल को दोगे या कैश परचेस करोगे। पेबल को दोगे या कैश परचेस करोगे, उससे आपके पास इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री से फिर आप अपना उधार रिसीवेबल में जाएगा, रिसीवेबल से कैश। अच्छा, अब इन्वेंट्री भी तीन होती है, एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, एक WIP की इन्वेंट्री, एक फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। द कैश ऑपरेटिंग साइकिल is the length of time between the company's outlay on raw material, wages and other expenditure। बता दिया, रॉ मटेरियल में, वेजेस में, अदर एक्सपेंडिचर में, एंड इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, मटेरियल आपका रॉ भी होगा, मटेरियल आपका वर्क इन प्रोग्रेस में भी होगा, मटेरियल आपका फिनिश गुड्स में भी होगा, मटेरियल आपका रिसीव में भी पड़ा होगा। वेजेस जो आपकी होगी वो WIP में लगी हुई होगी, वेजेस आपकी फिनिश गुड्स में लगी हुई होगी, वेजेस आपकी रिसीवल में लगी हुई होगी, और ऐसे ही एक्सपेंडिचर आपके WIP में लगे हुए होंगे। मतलब आप समझिए, रॉ मटेरियल में जो सिर्फ कच्चा माल पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस जो सेमी फिनिश्ड है, पार्टली फिनिश्ड है, उसमें मटेरियल के साथ साथ थोड़ी वेजेस भी लग गई और ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी लग गए। तैयार माल जो बना तो लिया है लेकिन बिका नहीं है, फिनिश गुड्स, उसमें रॉ मटेरियल भी पूरा लग गया है, वेजेस भी पूरी लग गई है, ओवरहेड भी पूरे लग गए हैं, यानी एक्सपेंडिचर भी लग गए हैं, लेकिन वो अब तक बिका नहीं है। रिसीवेबल, रॉ मटेरियल भी लग गया है, वेजेस भी लग गई है, एक्सपेंडिचर भी लग गए, लेकिन अब तक पैसा नहीं आया है। इवन उसका प्रॉफिट भी आएगा, वो प्रॉफिट भी हमने अर्न कर लिया, बट आया नहीं है। अब जब जैसे सेल से, रिसीवेबल से पैसा आ जाएगा, वो इनफ्लो हो जाएगा। Of the faster a firm can push item around the cycle, जितना फास्टर आप इस साइकिल को करोगे, उतना ही वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगा।
So cash operating cycle reflect a firm's investment in working capital as it moves through the production process towards sale. Investment in working capital gradually increases, बढ़ता है. First being only in raw material, but then in labor and overhead as production process. बिल्कुल सही. फिर मैं रिपीट करूंगा, सिर्फ यही नहीं है कि पैसा रॉ मटेरियल में ही लगेगा, पैसा वर्क इन प्रोग्रेस में भी लगेगा, पैसा फिनिश गुड्स में भी लगेगा, पैसा रिसीवेबल में भी लगेगा, पढ़ेंगे आगे जाके. लेकिन आपने जो रॉ मटेरियल उधार में खरीदा है उससे आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, ट्रेड पेबल. ये देखिए एक पूरी साइकिल, ये आपने रॉ मटेरियल उधार में खरीदा, ये पैसा सिर्फ रॉ मटेरियल फंसा हुआ है, ये WIP में फंसा हुआ है, ये फिनिश गुड्स में फंसा हुआ है, रिसीवेबल में फंसा हुआ है. और जब यहां से पैसा आएगा कैश तो आप अपने सप्लायर को पेमेंट दे दोगे, पेबल्स को. ये आपके पेबल्स हैं, ये सप्लायर है, काम खत्म. तो अब देखा जाए परचेज, सेल्स, रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल. अब समझो इन्वेंट्री के जो डेज हैं, अब ये इन्वेंट्री डेज में तीनों तरह के डेज हैं, रॉ मटेरियल भी, WIP भी, फिनिश भी. उसमें से आप पेबल डेज घटा दो और फिर रिसीवेबल जोड़ दो. तो इन्वेंट्री डेज में से पेबल डेज घटा दिए और रिसीवेबल डेज जोड़ दिए तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ गई. या सिंपली इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज, तो वो आपकी कैश ऑपरेटिंग साइकिल. एक ही बात है ना, इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज. अब एक होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस, होलसेलर या रिटेलर, जिसका काम सिर्फ माल खरीद के बेचना होता है. उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया. अच्छा, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, उसके पास ये जो इन्वेंट्री होगी, ये नीचे वाली लाइन, ये सारी फिनिश गुड्स की होगी, क्योंकि तो बना बनाया माल खरीदता है, उसके लिए रॉ मटेरियल कोई मतलब ही नहीं है. उसमें से आप अकाउंट पेबल का पेमेंट पीरियड घटा दो और अकाउंट रिसीवेबल का जोड़ दो. या आप एक काम करो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में अकाउंट रिसीवेबल जोड़ दो और फिर उसके बाद अकाउंट पेबल घटा दो. बात तो एक ही है ना यार. ये आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा. लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपके पास तीन तरह का माल होगा, रॉ मटेरियल भी होगा, WIP भी होगा, फिनिश गुड्स भी होगा. लेकिन पेबल तो सिर्फ रॉ मटेरियल के होंगे. वैसे एक बात बताओ, अभी छोटे हो आप, बड़े होगे तो फिनिश गुड भी दो तरह का होता है. एक वो फिनिश गुड जो आपने मैन्युफैक्चर करा है और एक वो फिनिश गुड जो आपने परचेस करा है बेचने के लिए. तो जैसे यहां पर आप अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड हटा रहे हो, वो रॉ मटेरियल वाला है. फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड भी दो होंगे, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड एक मैन्युफैक्चर वाला और एक फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड परचेज वाला. बात को समझ जाओ, ये एडवांस पढ़ा रहा हूं, आपके कोर्स में नहीं है. फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड भी दो होते हैं, एक मैन्युफैक्चर्ड वाला और एक परचेज वाला. यानी एक जो बना बनाया माल आपने खरीदा है बेचने के लिए और एक बनाया है बेचने के लिए. तो आपका जो फिनिश गुड्स परचेज वाला होल्डिंग पीरियड है उसमें से आपको अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड लेस करना होगा. कौन सा? फिनिश गुड्स वाला. ये अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड कौन सा वाला है? रॉ मटेरियल वाला. तो एक तरह से देखा जाए तो अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड भी दो हो सकते हैं, एक अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, एक अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स परचेज्ड. फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड भी दो हो सकता है, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड मैन्युफैक्चर्ड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड परचेज. हाँ या ना? अभी हाल फिलहाल अब सिर्फ ये 5 चीजें निकालनी है. रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड निकालना है, WIP का होल्डिंग पीरियड निकालना है, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड निकालना है, रिसीवेबल का होल्डिंग पीरियड निकालना है. चारों जोड़ दिया और आपका अकाउंट पेबल का होल्डिंग पीरियड निकाल के लेस कर देना है.
वो लेस आप इन चारों को ऐड करने के बाद करो या रॉ मटेरियल वाले में से लेस करो, बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं, आंसर एक ही आएगा। साइकिल आप चाहो तो डेज में निकालो, वीक में निकालो या मंथ में निकालो, जनरली डेज में निकाली जाती है। और जनरली जैसा क्वेश्चन बोलेगा, इंफॉर्मेशन महीने की देगा तो महीने में निकालेंगे, डेज की देगा तो डेज में, वीक की देगा तो वीक में। महीने में हमेशा 12 महीने अज्यूम करना है, वीक में जनरली जब तक नहीं बोले 52 वीक, जब बोले 50 वीक तो 50 वीक ही लेना है, 48 तो 48 ही लेना है, और डेज 365 लेने, और अगर वो बोले 360 दिन लेने तो 360 दिन लेने, तो वो बुक के हिसाब से चलना है आपको। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल की जो लेंथ है वो किन किन चीजों पर इफेक्ट करती है, ये तो पढ़ लिया आपने। एक बात बताओ, लिक्विडिटी ज्यादा रखनी है तो लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रखनी है तो लेंथ कम हो जाएगी, बिल्कुल सही। लेंथ आपकी ट्रेड की टर्म्स पे भी डिपेंड करती है कि आप जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या चल रही है। आपने कहा कि मैं तो 30 दिन की उधारी चाहता हूं माल खरीदने पर, देने वाले भी तो होने चाहिए भैया। आपने कहा मैं तो 30 दिन का ही उधार का पीरियड दूंगा, जो मेरे से खरीदना चाहता है खरीद ले। अब लोगों को 60 दिन में उधार में माल अवेलेबल है तो आप क्या कर लोगे? आप वो आएंगे ही नहीं आपके पास 30 दिन वाले। वो अलग बात है कि अगर सस्ता दो कि 30 दिन वाला, बाजार में लोग 60 दिन में माल बेच रहे हैं और आप 30 दिन में बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 30 दिन में बेच रहे हो तो आपको थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड पे भी डिपेंड करता है। फिर मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है भैया जी। लेंथ के अंदर प्रॉपर फॉलो अप लेना, मटेरियल का सही यूटिलाइज करना, जो रॉ मटेरियल जरूरत है वही खरीदना, टाइम पे खरीदना, यानी इन्वेंट्री का सही मैनेज करेंगे, रिसीवेबल का सही मैनेज करेंगे, कैश का सही मैनेज करेंगे, तब जाके वर्किंग कैपिटल सही मैनेज होगी। अब हर इंडस्ट्री के नॉर्म अलग अलग होते हैं, रिटेल इंडस्ट्री का नॉर्म अलग है, कंस्ट्रक्शन के नॉर्म अलग है, मैन्युफैक्चरिंग के अलग हैं। उन नॉर्म्स के में ही अपने को काफी आगे पीछे चलना पड़ता है। तो ऑप्टिमम लेवल क्या होता है? बोले जहां आइडल कैश नहीं हो, जितना जरूरत हो उतना ही हो, कोई अनयूज इन्वेंट्री नहीं हो, जितनी जरूरत हो उतनी ही हो, यानी जो हमारे लिक्विड रिसोर्सेज पर स्ट्रेन, वजन नहीं डाले, भार नहीं डाले। लेंथ ऑफ द साइकिल बोल ही दिया। The length of the cycle depends on how the balancing act between liquidity and profitability result the efficiency of management and the nature of the industry। ये बात करी ना अपन ने अभी, लिक्विडिटी वर्सेस टर्म्स ऑफ ट्रेड, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इंडस्ट्री नॉर्म, राइट? उसी चीज को अपन पढ़ रहे हैं। The optimum level is the amount that result in no idle or unused, but that does not put a strain on liquid. Trying to shorten the cash cycle may have detrimental effect elsewhere। बिल्कुल, कैश साइकिल को छोटा करने से कहीं और इम्पैक्ट आ जाएगा। With the organization lacking the cash to meet its commitment and losing sales, since customer will generally prefer to buy from supplier who are prepared to extend trade credit and who have item available when required। Additionally, any assessment of the acceptability or otherwise of the length of cycle must make into account the nature of the business involved। यानी आपको उस बिजनेस का नेचर भी देखना है कि उस बिजनेस में किस नेचर का बिजनेस है, जिसके हिसाब से आपको लेंथ ऊपर नीचे होगी। जनरली जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहां पे 200 दिन की साइकिल होती है, लेकिन अगर अपन बात करें एक ये डिपार्टमेंटल स्टोर की, 3 दिन की साइकिल भी नहीं है। क्या गया लो, a supermarket chain will tend to have a very low or negative cycle। They have a very few, if any, credit customer। They have a high inventory turnover and they can negotiate quite long term credit period from their supplier। बिल्कुल सही। इसी तरह से a construction company will have a long cycle। Their project tend to be long term, often extending more than a year, and will progress payment may be made by the customer if there is one। The bulk of the cash will be received toward the end of the project। बिल्कुल सही बात है। The amount of cash required to fund the operating cycle and therefore the funding cost working capital will increase as either the cycle gets longer or the level of activity sale increases।
खत्म भाई, या तो कैश बढ़ जाएगा या सेल बढ़ जाएगी। सेल को अपन एक्टिविटी या ऑपरेशन भी बोलते हैं। ये देख लो आप, ऐसे समझ लो, अगर आपकी सेल कांस्टेंट है और साइकिल इंक्रीज हो गई है, सेल कांस्टेंट है और साइकिल इंक्रीज हो गई है, तो आपको उतने ज्यादा फंड चाहिए होंगे जितने ज्यादा डेज बढ़ गए। सर एग्जांपल, सेल्स 365,000, 365,000, समझना जरा। आपके डेज हैं 73, सेल अभी भी 365 ही है, कांस्टेंट है, और डेज हो गए 91.25। फ्रैक्शनल डेज भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल कांस्टेंट है, डेज बढ़ गए, व्हाट डज इट मीन्स? जितने साइकिल में डेज बढ़े हैं उतने ही फंड आपको ज्यादा चाहिए होंगे। कैसे मैं समझाता हूं, ये आपकी एनुअल सेल्स है, ये आपके डेज है। इसका क्या मतलब समझाता हूं, अगर मैं साल भर में 365 लाख की सेल कर रहा हूं तो 73 दिन की मेरी अगर रिसीवेबल डेज हैं, इसका मतलब 73 डेज का पैसा ब्लॉक रहता है। यानी 365 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 73 डेज, यानी मेरा $73,000 ब्लॉक, इतने मेरे रिसीवेबल्स होते हैं। लेकिन अगर मेरे सेल कांस्टेंट रही और अब पीरियड बढ़कर कितना हो गया 91.25, तो आप मेरे रिसीवेबल में पैसा ब्लॉक हो गया, यानी मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। कितनी चाहिए? इतनी। ये मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं। कैसे? सेल तो उतनी की उतनी ही है, डिवाइडेड बाय जितने बढ़ गए, 73 डेज से बढ़कर जितने दिन हो गए उतनी ज्यादा आपको चाहिए होगी। यानी 365,000 की सेल आप करते थे और 73 दिन का पीरियड था। अब आपका पीरियड जो है वो 18 17 18.25 डेज बढ़ गया, तो आपकी 18,250 की कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। एक तरीका तो ऊपर का पड़ा और एक नीचे का पड़ाया। ये देखो, मैंने शायद सही से लिखा नहीं, जो डेज बढ़ा है उनको। $365 डिवाइडेड बाय 73, अरे भाई सॉरी, यहां से कहां से लिख दिया, यहां लिखना था 73,000, मिस्टेक हो गई जी।
आपका पैसा कितना रिसीवेबल में फंसा हुआ था? 73,000। 73,000 फंसा हुआ था और आपका पीरियड 73 डेज था। अब आपका पीरियड 91.25 डेज हो गया और सेल कांस्टेंट है। तो देखिए आपका ये मेरे से गलती से 365 लिख दिया गया था, मेरी गलती थी ये। यानी आपके रिसीवेबल उतने ही प्रपोर्शन में बढ़ जाएंगे जितने प्रपोर्शन में आपके डेज बढ़े। एक और तरीका है, 18.25 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 100। आपके डेज कितने बढ़े हैं बच्चों? 25% से आपके दिन बढ़ गए, 25%। तो आपके रिसीवेबल जो ऑलरेडी 73,000 थे वो भी 25% से बढ़ जाएंगे। क्या आ गया? समझ में आ गई बात आपको? हो, चले बच्चों, 3 तरह से सिखा दिया। ओवरऑल सेल 73 डेज के, तो 73 डेज के रिसीवेबल थे। सेल उतनी की उतनी रही, पीरियड बढ़ गया आपका, इतने हो गए तो इतने ज्यादा। अब वो लैंग्वेज समझाई मैंने जो यहां पर बोला था, अगर सेल कांस्टेंट है और लेंथ इंक्रीज हुई है तो जितने डेज आपके साइकिल में बढ़े हैं, जितने प्रपोर्शन में सेल्स डेज बढ़े हैं, उसी प्रपोर्शन में आपको फंड ज्यादा चाहिए होंगे। ये बात समझ में आ गई? तो 3 तरह से निकाला अपन ने। ये क्या था? सेल्स कांस्टेंट, डेज इंक्रीज। तो उसमें आप समझ गए, 3 तरह से निकालना सिखा दिया। बॉक्स में बंद कर देते हैं, बॉर्डर में, और यहां पर येलो कर देते हैं, कंट्रोल बी कर देते हैं। अगला, डेज कांस्टेंट, सेल्स इंक्रीज। डेज कांस्टेंट, सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज होगी तो जरूरत पड़ेगी। अब डेज 73 के 73 ही रहे, लेकिन सेल 365,000 से बढ़कर 438 हो गई। तो आपके रिसीवेबल जहां पहले 73,000 थे वो अब 1,09,500 यानी 36,500 से बढ़ जाएंगे। इसको निकालने का एक और तरीका है, 73, अब यहां उल्टा मामला करना है आपको। ये हटा दीजिए। अब आपको करना है कि मेरी 73,000 की सेल थी, रिसीवेबल थे, ये एक तरीका 438
शॉर्ट में लिख देता हूं, -365 डिवाइडेड बाय 365 कितनी बढ़ गई? ये जी येलो आ गया। कुछ मिस्टेक करी क्या? सर हाँ जी, आपने जो हाँ रिटेलर डिवाइड 73 का लगेगा। अभी भी गलती कर दी? सर बताओ क्या आपने जो ये 1099500 ना उसमें आपने 91.25 डेज करा है। हाँ, ओके, इसलिए आंसर फर्क आ रहा है। अब ठीक आ गया? तो ये सही कर रहा था मैं। ये सेकंड वाला तरीका तो जबरदस्ती का टाइम वेस्टेज है, ये वाला। पहला वाला ठीक है, सेकंड वाला कर सकते हो, बट पहला वाला और ये तीसरा वाला ये आपको सही एक्सप्लेनेशन देता है। अब यहां पर आप क्या बोलोगे कि सेल 73,000 से बड़ी है, 438 माइनस 365, और कहां से बड़ी है? 365 से इंटू 100। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी इज इक्वल टू 20% से। तो अब आप 73,000 का 20%, ये लीजिए, वही चीज आ गई। तीन तरह से निकाल रहे हैं, तो जिस प्रपोर्शन में सेल्स बढ़ी उसी प्रपोर्शन में आपके रिसीवेबल भी बढ़ जाएंगे। ये दोनों बातें, लेकिन तीसरी और आखिरी चीज समझो, सेल्स एंड डेज बोथ इंक्रीज, तब सिर्फ पहला तरीका ही लगेगा। सेल्स एंड डेज बोथ इंक्रीज। ये 365 से 4 38 हो गए, और ये 73 से 91.25 हो गए, दोनों चीजें बढ़ गई। तो बात को समझ लो, अब आपको ये पहला तरीका ही फॉलो करना पड़ेगा, और आपकी सेल बढ़ गई। ये अब दूसरा तरीका नहीं लगेगा इसके अंदर, और लगाना ही है। तो अब आप बोलो 75%, सॉरी 25% से तो सेल बढ़ी है, डेज बढ़े, और 20% से सेल्स बढ़ी है। ऐसे नहीं निकल पाएगा, वैसे निकलेगा, ओवरऑल बेसिस पे निकलेगा, खत्म बात, दैट्स ऑल। ये मेरा चार्ट मैंने समझा दिया। सेल अगर बराबर है, डेज बढ़े, तो जितने डेज बढ़ेंगे साइकिल में उतना फंड प्रोपोर्शनेटली ज्यादा चाहिए होगा। सेल्स बढ़ी है,
लेकिन डेज कांस्टेंट हैं साइकिल में, तो जिस प्रोपोर्शन में सेल्स बढ़ी है उसी प्रोपोर्शन में फंड ज्यादा चाहिए होंगे। दोनों बढ़ेंगे तो दोनों मैंने समझा दिया आप लोगों को। वर्किंग कैपिटल रेशियो और ऑपरेटिंग साइकिल। The period used to determine the cash operating cycle are calculated by using a series of working capital ratio. बिल्कुल। अब आप इंडिविजुअली इन्वेंट्री का, रिसीवेबल का, पेबल का जो भी रेशियो निकालोगे वो या डेज, वीक्स या मंथ में निकलेंगे। अच्छा, ये इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल एक पर्टिकुलर पीरियड में होता है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड जिसके लिए आप निकाल रहे हो उस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस फिगर से आप लोगे उसको। इसे इन्वेंट्री होल्डिंग। अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या है? द लेंथ ऑफ टाइम इन्वेंट्री इज हेल्ड बिटवीन परचेज एंड सेल। यानी यहां पर मैं अभी इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं खरीद के बेचने की, यानी ट्रेडिंग की, रिटेलर और होलसेलर की। खरीदा, लाके अपने गोदाम में रखा और उसे बेचा। तो खरीद के जब गोदाम में आया और जब बेचा तब गोदाम से गया, तो गोदाम में आने से गोदाम में जाने का पीरियड। इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। अगर डेज है तो 52, अगर वीक्स है तो 12, अगर मंथ है तो जनरली। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी है, WIP भी है और फिनिश गुड्स भी है, तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की जगह रॉ मटेरियल पीरियड, WIP पीरियड और फिनिश गुड्स पीरियड तीनों अलग अलग निकलेंगे। अब रॉ मटेरियल आप लाए और वहां से जब आपने उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए इशू कर दिया तब तक का जो पीरियड है उसे रॉ मटेरियल पीरियड कहते हैं। द लेंथ ऑफ टाइम रॉ मटेरियल हेल्ड बिटवीन परचेज एंड बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन। इसके लिए फॉर्मूला आपको ये रखना है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अपॉन मटेरियल यूसेज। बच्चों यहां पर मटेरियल यूसेज का मतलब है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल नेट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ, सिर्फ रॉ, WIP और फिनिश गुड्स का मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको मान लो यूसेज गिवन नहीं है, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग गिवन नहीं है, तो आप परचेस को ही यूसेज मान लेना। मतलब क्यों? आप ये अज्यूम कर लेते हो कि आपका स्टॉक का लेवल सेम रखोगे, यानी जितना स्टॉक ओपनिंग में है उतना ही क्लोजिंग में है। शुरुआत में रॉ मटेरियल का 10,000 का स्टॉक है तो आखिरी दिन भी 10,000 का ही रखोगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग अगर सेम हो गए तो परचेज और कंजम्पशन यानी यूसेज बराबर हो जाएगा। WIP होल्डिंग पीरियड, इसका ये मतलब है जब शॉप फ्लोर पर, यानी जब माल बनने के लिए मशीनों पे आया और कब वो मशीनों से तैयार होकर वेयर हाउस में चला गया। तो जो पीरियड आपका माल रॉ मटेरियल जो मशीनों पे आ जाता है वो फिनिश होकर जब तक नहीं निकलेगा, वो वाला पीरियड जो है वो कहलाता है WIP होल्डिंग पीरियड। थोड़ा सा ध्यान रखो, WIP की इन्वेंट्री में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट का डिवाइड लगाना है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो, वर्क्स बोलो, प्रोडक्शन बोलो। क्या बोला? फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, चारों नाम एक ही है। अब इसमें सिर्फ तीन ही कॉस्ट जुड़ती है, मशीन मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल रॉ मटेरियल यूसेज, रॉ मटेरियल यूसेज प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन नहीं है तो वही वाली कहानी, आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ले लेना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का पीरियड, यानी माल जब तैयार होकर आ गया आपके वेयरहाउस पे बिकने के लिए और जब तक नहीं बिका, वो पीरियड जो है। अब मैंने बताया था फिनिश गुड्स में 2 पीरियड होते हैं, एक होता है फिनिश गुड्स परचेस का और एक होता है फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर का। हम अभी पढ़ रहे हैं फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर वाला। फिनिश गुड्स परचेस वाला बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि पहला रॉ मटेरियल का था। अब वहां पर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की जगह फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स परचेस्ड इनटू 365। ये आपके कोर्स में नहीं है जो मैंने अभी अभी बोला। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हेल्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी एक बात बताएं, WIP के लिए और फिनिश गुड्स के लिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहता है जनरली। जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। बाद में बात करूंगा इस बारे में। तो आपने जितने भी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड रेशियो निकाले, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स या इन्वेंट्री, एक लो रेशियो यूजुअली एक अच्छा साइन होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री रखना आपके लिए महंगा साबित होता है। इसलिए मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग एक गुड प्रैक्टिस होती है, बट उतनी तो रखनी है जिससे स्टॉक आउट नहीं हो, बस ये ध्यान रखना। आगे जाके और जब इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तब एक और चीज समझाऊंगा। स्टॉक आउट हो रहा है, होने दो, क्योंकि स्टॉक आउट होने से नुकसान कम होगा बनस्पत इन्वेंट्री रखने से। उस चीज की कैलकुलेशन हम पहले से करके रख लेते हैं कि नी रखने पे जो नुकसान हो रहा है वो सहन करना ज्यादा बढ़िया है रख कर नुकसान खाने से। रखने पे कॉस्ट आएगी, नी रखने पे लॉस होगा। तो बोले कॉस्ट ज्यादा आ रही है लॉस से, तो बेटर है ना थोड़े दिन के लिए भले माल नहीं दे पाओ मार्केट में, चलेगा। उस चीज को कंपैरिजन पहले हो जाता है, उसके लिए शीट्स बनती है न्यूमेरिकली सब कुछ, वो बाद में बात करेंगे। अब आप चाहो तो जहां डेज वीक्स या मंथ में निकाल रहे थे उसको टाइम्स में निकाल सकते हो, कुछ नहीं, फॉर्मूले को उल्टा कर देना। इन्वेंट्री टर्नओवर नंबर ऑफ टाइम्स, जो पहला फॉर्मूला था उसको उल्टा कर दो। कौन सा वाला? ये वाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन इन्वेंट्री। अब आप कर देना इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, आप कर देना कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन इन्वेंट्री, खत्म बात। वो टाइम्स में आ जाएगा। अब भी बताऊं, जब 365 में टाइम्स का डिवाइड लगाओगे तो वापस डेज आ जाए, होल्डिंग पीरियड आ जाता है। एक ही बात है। जनरली कम काम आएगा एग्जाम में। अब है अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। माल उधार बेचा और जिस दिन पैसा कलेक्ट हुआ उस बीच का जो समय होता है वो अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कहलाता है। यहां पर आप रिसीवेबल में क्रेडिट सेल का डिवाइड लगा के 365 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक बात बताऊं, अगर आप क्रेडिट सेल अपॉन रिसीवेबल करोगे तो वो टाइम्स में आ जाएगा, और 365 में टाइम्स का डिवाइड लगाओगे तो कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। एक ही बात है। जनरली सेल क्रेडिट ही होती है। अगर क्रेडिट सेल नहीं गिवन है तो सेल ही ले लेना, जब तक कैश सेल और क्रेडिट सेल के बारे में अलग अलग नहीं बोला हुआ। ये शब्द, हाँ निशांत, 10 मिनट करूं? Shorter credit period are seen as financially sensible, but the length will also depend upon the nature of the business. खत्म। छोटा पीरियड ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको बिजनेस का नेचर देखकर ही बताना है। एक सुपरमार्केट का कम होगा, बताया मैंने। एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा होगा, 60 से 100 दिन के आसपास। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का 12 महीने यानी साल भर से भी ज्यादा हो सकता है। Businesses which sell good on credit term specify credit period. Failure to send out invoice on time or to follow up late payable payer will have an adverse effect on the cash flow of the business. The account receivable collection period measures the average period of credit allowed to customer. In general, the shorter the collection period, the better, because receivables are effectively borrowing from the company.
Remember, how that level of sale reflect not only the ability of the credit controller but also the sale and marketing strategy adopted. यानी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। आपको सेल अगर बढ़ानी है तो उधार देना पड़ेगा। सेल अगर आपको कैश लिक्विडिटी बढ़ानी है तो आपको डिस्काउंट देने पड़ेंगे। सब स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है आपको। बिजनेस का नेचर भी देखना पड़ता है, एक ही चीज पे काम नहीं होता। अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड, उधार माल खरीदा और उनको पेमेंट दिया, वो पीरियड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू 100। जनरली जितना ज्यादा पीरियड हो उतना बढ़िया है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, उसमें गुडविल खराब होती है आपकी। प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट आपको नहीं मिलते हैं और प्राइस आपको महंगा पड़ जाता है। अब आप जब भी रेशियो निकालो, रेशियो में बी नीडेड टू प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस और सिंपली टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द। आपको जो रेशियो निकालने होंगे वो कंपनी की परफॉर्मेंस पर इंटरप्रिटेशन देने के लिए या ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ निकालने के लिए दे रखे होंगे। तो आपको याद रखना है 65 की जगह 12 और 52 भी हो सकता है। जनरली आप एवरेज यूज करना इन्वेंट्री रिसेल पेबल का, यानी एवरेज नहीं हो तो क्लोजिंग फिगर लेना। और जब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक, तो आप क्लोजिंग ही लेना, फिर आप एवरेज मत लेना। यानी 2025 2025 इनका कंपैरिजन कर रहे हो रिसीवेबल का, तो फिर रिसीवेबल आपके एवरेज नहीं होंगे, क्लोजिंग होंगे। ये मैंने बता ही दिया। आप जो डेज मंथ या वीक निकाल उसके टाइम्स में निकाल सकते हो, रेशियो को रिवर्स कर दो, खत्म बात, और मल्टीपल को हटा दो। जब रेशियो आप परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो तो आपको फिगर इंडस्ट्री के साथ भी देखने चाहिए। आपके प्रीवियस, आपके करंट और इंडस्ट्री के, ठीक है। रेशियोज की अपनी लिमिटेशन है। खत्म ही कर लेते हैं टॉपिक को। Ratios have their limitation and care must be taken. The financial position statement value of particular time may not be typical. बिल्कुल। Balance used for a seasonal business may not represent average sales. Seasonal business के लिए balances काम नहीं आते हैं क्योंकि वो एवरेज रिप्रेजेंट नहीं करते। रेशियोज में विंडो ड्रेसिंग आ सकती है, मैनिपुलेशन आ सकते हैं। रेशियो फ्यूचर के लिए नहीं होते क्योंकि वो पास्ट के फिगर से निकाले जाते हैं। रैपिड ग्रोथ या इन्फ्लेशन के अंदर रेशियो निकाले भी गए तो वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। पिछले साल की सेल, करंट साल ईयर की सेल 10% बढ़ गई, आप बड़े खुश हो रहे हो, बट वो सेल सिर्फ इसलिए बढ़ी क्योंकि इन्फ्लेशन आया। क्वांटिटी उतनी भी की, प्राइजेस सिर्फ बढ़ गए इन्फ्लेशन के कारण। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो आखिरी रेशियो है आपका ओवरऑल। वन फाइनल रेशियो दैट रिलेट टू वर्किंग कैपिटल, द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एंड इट इज कैलकुलेटेड सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। खत्म। ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि मैनेजमेंट ने कितनी एफिशिएंटली अपने इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल को यूज करा है। ठीक। और आपको ये भी बताता है कि आपके यहां ओवर ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को इंटरप्रीट करते वक्त बाकी के रेशियो भी ध्यान रखने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो निकालना सिर्फ एक स्टार्ट है इंटरप्रिटेशन का। आपको पूरी पिक्चर देखनी पड़ती है कंपनी की। एग्जाम्पल, करंट रेशियो लुक गुड अंटिल वी फाइंड द कैलकुलेटिंग द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दैट देयर आर हाई लेवल ऑफ इलिक्विड इन्वेंट्री। करंट रेशियो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन आप ये भी देख लो कि उसमें इन्वेंट्री कितनी है, तो यानी क्विक रेशियो निकाल लो। तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल, working capital ratio can be used to predict the future level of investment.
तो आप इस तरह से निकालोगे ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस, लेवल ऑफ वर्किंग मतलब आप डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल में कितना अमाउंट, मैंने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा दिया ना आपको, पढ़ा है ना अभी। अरे मैंने सेल में डिवाइड लगाया था 365 का मल्टीप्लाई करा था 73 से, ऐसे पेबल का भी निकलेगा, ऐसे ही आपका उसका भी निकलेगा, इन्वेंट्री का, सबका, रॉ मटेरियल का भी निकलेगा, सबका निकलेगा। ये रहा लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड द फॉलोइंग फैक्टर, बिजनेस का नेचर, सप्लायर की डिलीवरी में अनसर्टेनिटी है तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, बिजनेस की ओवरऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, आउटपुट बढ़ेगा तो रिसीवेबल इन्वेंट्री सब बढ़ेंगे, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी जितनी टाइट पॉलिसी होगी उतना आपका से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, रिसीवेबल कम होंगे, ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ, जितना ज्यादा मटेरियल आपके पास स्टोर में पड़ा रहेगा उतनी लेंथ ज्यादा होगी, सप्लायर की क्रेडिट पॉलिसी, ये सब ठीक है, एक रीडिंग मारनी है आपको बस। आज थ्योरी खत्म हो गई, अब अपन इस पे TYUs और इलिस्ट्रेशंस एक कल स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन। सर आप ये ग्रुप पे Thank you, शेयर sir. कर हाँ हाँ बिल्कुल शेयर कर देता हूँ। सर चैप्टर 1 का भी शेयर कर